हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिवाइज करेंगे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जिससे दो तीन क्वेश्चन ज़रूर आते हैं हर साल। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी में भी एक दो क्वेश्चंस पक्का आते हैं इससे। तो ये रिवीजन सीरीज टाइप का है, ये मेरा अपना नोट्स है और ये लेक्चर नहीं है, तो इसलिए अगर आप चाहेंगे कि आंसर सीखें तो आप सीख नहीं सकते हैं। इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि याद करें चीज़ों को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, द प्रैक्टिस ऑफ सती शॉट टू बी बैंड इन 16th सेंचुरी बाई पोर्चुगीज, डच और फ्रेंच। यानी पोर्चुगीज, डच और फ्रेंच लोग जो था वो सती को 16th सेंचुरी में ही बैन कर दिया था। पोर्चुगीज आ गया था ना 1498 के टाइम में। तो कुछ जब अल्बुकर्क बना, मतलब 1500 शायद आई थिंक 6 7 8 9 के आसपास अल्बुकर्क जब बना, तो उस टाइम क्या हुआ कि सती को पोर्चुगीज जो था वो बैन कर दिया पूरी तरह। तो अगर ऐसा आ जाए क्वेश्चन कि कौन था यूरोपियंस जो कि पहली बार सती को बैन किया था, तो कौन था? अल्बुकर्क था। याद रहेगा, अल्बुकर्क, राइट। तो सती पहला अपना चीज़ है, सती बैन कौन कौन किया? यूरोपियन। तो पोर्चुगीज था और भी था, डच भी था। और पोर्चुगीज में कौन? एल्बुकर्क जो गवर्नर था, ये बड़ा रोल प्ले किया। फिर सेकंड देखते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में सबको जानता है। 1856 में ये विडो रीमैरिज एक्ट में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कि विडो को फिर से शादी करने का जो एक्ट जो पास हुआ था उस टाइम। तो ये मतलब एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे इसमें। और गर्ल्स स्कूल भी खोले थे ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्लियर। और ये वहाँ एक संस्कृत कॉलेज था कलकत्ता में, तो संस्कृत कॉलेज के ये प्रिंसिपल भी थे, राइट। तो विडो रीमैरिज एक्ट कब ये हुआ था? 1856 में। किनका रोल था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी इज नोन फॉर द एडवोकेसी ऑफ विडो रीमैरिज एक्ट 1856, तो कौन मारेंगे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ भी चुका है। फिर देखते हैं प्रोमिनेंट इन विडो रीमैरिज। अब देखते हैं कुछ लोग हैं जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट है विडो रीमैरिज के लिए। तो पहले कौन कौन है? तो करसन दास मूलजी एक ही नाम है, और डीके कार्वे। तो ये महाराष्ट्र साइड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। तो करसन दास मूलजी और डीके कार्वे। ऐसा ऑप्शन दे दिया कि नीचे दिया गया जो भी ऑप्शंस है उनमें कौन प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है विडो रीमैरिज में। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर दे दिया, करसन दास मूलजी दे दिया, डीके कार्वे। तो ये लोग बहुत ही प्रोमिनेंट लोग थे जो कि विडो रीमैरिज को प्रमोट किए कि नहीं, विडो भी मैरिज फिर से कर सकती है। क्लियर। और एक थे अपना विरसालिंगम पंटुलू। तो कौन कौन थे अपना, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ईश्वर चंद विद्यासागर इनका क्या रोल था? 1856 क्या? विडो रीमैरिज एक्ट में इनका रोल था। फिर प्रोमिनेंट और कौन था विडो रीमैरिज में, और कौन कौन था इसमें? तो डीके कार्वे थे। फिर हम लोगों ने पंटुलू के बारे में पढ़ा। देखिए पूरा नाम याद भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बट आपको आइडिया होना चाहिए। डीके कार्वे, ये पंटुलू, और कौन थे? हाँ, ये करसन दास मूलजी। ठीक है, करसन दास मूलजी। ठीक है, करसन दास मूलजी। चलिए फिर से करते हैं, कौन कौन थे? डीके कार्वे, श्रीलिंगम पंटुलू याद रखें, बस पंटुलू ऐसे नाम याद रहेगा। और एक ये कौन थे अपने? डीके कार्वे, पंटुलू, ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो हो गए हैं। ये भी विडो रीमैरिज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। और एक नाम कौन है? और एक नाम है अपना ये करसन दास मूलजी। ये बार बार भूल जाते हैं तो इसको याद करें, करसन दास मूलजी। ठीक है, क्या नाम है? करसन दास मूलजी। ठीक है, कौन है? करसन दास मूलजी। याद रहेंगे, करसन दास मूलजी। तो बताएं कौन तीन लोग थे? डीके कार्वे, पंटुलू और मूलजी। ठीक है, डीके कार्वे, पंटुलू और मूलजी। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट जो आया था उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और कौन गवर्नर था जो कि सती बैन किया था? तो पोर्चुगीज। क्लियर, तो इतना पॉइंट याद हो गया। फिर आते हैं एक ये है एज ऑफ कंसेंट है।
एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट नहीं था, एज ऑफ कंसेंट आया था 1891 में, जो कि जिसको जिसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन, दैट इज रेस्टोरेशन ऑफ कंजुगल राइट्स, जो कि बी एम मालवारी साहब ये किए थे। तो जनरली ये था कि मैरिज पर था, ये एक नाम तो मुझे याद नहीं रहा, बट बी एम मालवारी जब आया ना, बी एम मालवारी, तो एज ऑफ कंसेंट 1891 का ये एडवोकेसी किए थे, एज ऑफ कंसेंट। और उनका क्या नाम था मैं भूल रहा हूँ। एज ऑफ कंसेंट में जो प्रोटेगनिस्ट थी, जिन मतलब एक्चुअली उनका क्या हुआ था ना कि बचपन में शादी हो गया था। तो पहले होता था ना कि बचपन में शादी हो गया, फिर लड़की जो है वो घर में ही रह रही है, फिर या तो जो दूसरा साइड है वो बुलाता था उनको, जो भी मतलब हस्बैंड का साइड है, तो वो उसको विरोध की थी। उनका नाम क्या था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट एक्ट 1891 में था, और उनका नाम क्या था मैम, राइट ठीक है मैं देखता हूँ। बट आप याद रखें कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब आया था, तो 1891 में, डेट याद रहेगा 1891, ठीक है। कब हुआ था 1891, और कौन एडवोकेसी किया था, बी एम मालवारी, ओके राइट। तो हमने ये पढ़ लिया, फिर आगे देखते हैं। फिर आता है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, जिसको बोलते हैं शारदा एक्ट, कहीं कहीं 1930 भी लिखा रहता है। तो आप याद रखेंगे चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट कब आया था, 1929 में, और जिसको क्या बोलते हैं शारदा एक्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या किया गया कि बॉयज़ और गर्ल्स का एज, मैरिज का एज चेंज कर दिया गया। कितना किया गया, तो बॉयज़ के लिए 18 साल और गर्ल्स के लिए 14 साल, याद रहेगा। कौन था, कितना एज हो गया, शारदा एक्ट 1820, ये क्या बोलते हैं 1929 के हिसाब से क्या नाम ये हो गया, 18 साल और 14 साल, ठीक है। तो एक और पॉइंट याद मिल जाता हम लोग को, शारदा एक्ट कब आया था, 1929, और बॉयज़ का एज कितना रहेगा 18 ईयर्स फॉर मैरिज, और गर्ल्स का एज कितना रहेगा 14 ईयर्स फॉर मैरिज, क्लियर। एज ऑफ कंसेंट बी एम मलवारी, डी के कार्वे, पंटोलू मूलजी, किसके लिए जाने जाते हैं ये सब, विडोरी मैरिज के लिए ईश्वर चंद विद्यासागर और पोर्चुगीज, ठीक है। फिर आते हैं एक आता है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1978, ठीक है ना, यहीं से स्टार्ट हो जाता है। सोचिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, ठीक है 1891, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 आता है, फिर रिस्ट्रेन एक्ट 1829 आता है, फिर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1978 आता है, जिसमें 18 से 21 साल कर दिया जाता है, ठीक है ना, 18 to 21 ईयर कर दिया जाता है बॉयज़ मैरिज का, क्लियर। और गर्ल्स को कितना कर दिया जाता है, 18 साल कर दिया जाता है। तो जो 1978 का ये क्या बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट एक्ट था, कॉन्स्ट्रेंट एक्ट, मैरिज कॉन्स्ट्रेंट एक्ट, नाम क्या है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, चाइल्ड मैरिज कॉन्स्ट्रेंट बोल रहा हूँ मैं, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट क्या है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1978। तो बॉयज़ के लिए अब एज कितना हो जाता है 21 ईयर्स, और गर्ल्स के लिए कितना हो जाता है 18 ईयर्स, ठीक है ना। ये बहुत दिन चलता है और अभी भी यही चलता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना, फिर देखते हैं आगे हम लोग, ये हो गया अपना, याद हो गया। फिर देखते हैं सरला देवी चौधरानी, से पहले देखते थे रामाबाई रनाडे। ये 4 वीमेन हैं जो कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट की थी, मतलब 20th सेंचुरी में, ठीक है ना। तो इनका कभी कभी ऑर्डर भी पूछ देता है कौन कब क्या स्टार्ट किया था, और कभी कभी नाम भी पूछ देता है, और मैच द कॉलम टाइप का पूछ देगा, तो याद रखेंगे इसको। तो पहला नाम याद रखते हैं, 1904 में रामाबाई रनाडे भारतीय महिला परिषद स्टार्ट की थी। क्या स्टार्ट की थी, भारतीय महिला परिषद। तो यहाँ लिख लेते हैं 1904, कौन, रामाबाई रनाडे, ठीक है। ये कौन सा याद स्टार्ट करती है, भारतीय महिला परिषद, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे ना। ये रामाबाई, राम जी हैं, ठीक है, राम जी भारतीय थे, ऐसे याद रखने के लिए रामाबाई भारतीय
महिला और परिषद। रामाबाई महिला थी, रामाबाई बाई लगा गया ना, और भारतीय महिला परिषद, ठीक है, 1904 में आया था। क्लियर। फिर देखते हैं सेकंड है रामाबाई रनाडे, ठीक है। रामाबाई रनाडे तो हो गया, भारतीय महिला परिषद। फिर है सरला देवी चौधरानी, भारत स्त्री महामंडल, 1910 में। 1910 में कौन स्टार्ट किया था? 1910 में भारतीय भारतीय क्या नाम था इसका? भारत महिला परिषद। भारत महिला परिषद हो गया है भारत स्त्री महामंडल। भारत स्त्री महामंडल, भारत स्त्री महामंडल, ठीक है ना, 1910। तो ये कौन स्टार्ट करेंगे? भारत स्त्री महामंडल कौन स्टार्ट करेंगे? सरला देवी चौधरानी। सरला देवी चौधरानी कौन? सरला देवी चौधरानी, ठीक है, ये स्टार्ट करेंगे बस, सरला देवी चौधरानी। अब इसको याद कैसे किया जाए? तो देखिए महामंडल चौधरी, डी आ गया ना, चौधरी महामंडल, भारतीय स्त्री महामंडल, सरला स्त्री चौधरानी महामंडल, डी आर आना, महामंडल ऐसे साउंड। तो ऐसे दिमाग में सोचिए आप कि भारतीय स्त्री महामंडल, तो कुछ चौधरानी है। 1910 के आसपास का ये बात है, ठीक ना, 1910 के आसपास का बात है। और सोचिए 1904 का एक कौन सा एक इंस्टीट्यूशन जो ऑर्गेनाइजेशन था स्टार्ट हुआ था? भारतीय महिला परिषद, ठीक है ना। पहले परिषद बना, फिर महामंडल बना, याद रखेंगे। पहले भारतीय महिला परिषद बना, उनका नाम क्या था? रामाबाई रनाडे, महाराष्ट्र की, 1904 में, ठीक है। और ये जो भारतीय स्त्री महामंडल है सरला देवी चौधरानी, तो ये कहाँ स्टार्ट हुआ? ये हुआ प्रयागराज में, ठीक है। तो 1904 में क्या बोलेंगे? 1904 जैसे बोलूँ ना, तो आप कहाँ चले जाएं? महाराष्ट्र चले जाएं। 1904 में बोलूँ तो कहाँ चले जाना है आपको? महाराष्ट्र चले जाना है, ठीक है ना, महाराष्ट्र चले जाना है। और 1910 बोलूँ तो आपको प्रयागराज आ जाना है। 1910 बोलूँ तो, और यहाँ बोलूँ तो 1904 में महाराष्ट्र चले जाना। और महाराष्ट्र में रनाडे टाइटल होता है, रामाबाई रनाडे, भारतीय महिला परिषद बनाएंगी, परिषद, ठीक है ना, परिषद, ठीक है, रामाबाई रनाडे। और ये भारत स्त्री महामंडल कौन? सरला देवी चौधरानी, याद रहेगा। महामंडल भारतीय महिला भारत स्त्री महामंडल कौन? सरला देवी चौधरानी। और भारतीय महिला परिषद रामाबाई रनाडे, ठीक है, रामाबाई रनाडे। बहुत कंफ्यूजन होता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर एक है पंडिता रामाबाई, बहुत रामाबाई है इसलिए कंफ्यूजन होता है, बट पंडिता रामाबाई ऐसे याद रखेंगे। आर्य महिला सभा कौन है? पंडिता रामाबाई। देखिए पंडित थी रामाबाई, और एक तो ऐसे सोचिए कि रामाबाई एक रनाडे थी ना 1904 में, हमने देखा ना नीचे महाराष्ट्र में, वो क्या स्टार्ट की थी? रामाबाई रनाडे, भारतीय महिला परिषद। तो परिषद कौन स्टार्ट किया था? परिषद महाराष्ट्र में, भारतीय महिला परिषद। अच्छा, तो बताइए कि भारत स्त्री महामंडल कौन स्टार्ट किया था? तो महामंडल आएगा तो चौधरानी कोई थी, तो याद आ जाएगा कौन? सरला देवी चौधरानी। दोनों क्लियर। अब देखिए एक है पंडिता रामाबाई है ना, ये आर्य महिला सभा से जुड़ी हुई हैं। आर्य समाज का नाम सुनते हैं ना, ऐसे समझ के वहाँ कोई एक पंडित है, रामाबाई पंडित है। और एक और रामाबाई कहाँ? महाराष्ट्र वाली, 1904, भारत परिषद वाली, परिषद इतना भी नाम याद रखेंगे तो हो जाएगा, भारत महिला परिषद वाली, ठीक है। तो ये कौन है? आर्य महिला सभा, पंडिता रामाबाई। फिर मार्गरेट कजन्स जो थी, और ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927 में बनाई थी। कौन बनाई थी? मार्गरेट कजन्स। ये नाम याद रहेगा, ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस। क्या नाम था? ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस। तो बताइए ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस कौन बनाया था? ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस 1927 कौन बनाया था? मार्गरेट कॉजन्स। और एक हमने पढ़ा ना ये क्या नाम था उनका? आर्य महिला सभा वाला, आर्य महिला सभा। तो ये क्या थी? आर्य समाज, पंडिता रामाबाई याद रहेगा ना, पंडिता रामाबाई, आर्य महिला सभा, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927, मार्गरेट कजन,
चौधरानी, चौधरानी महामंडल, भारत स्त्री महामंडल 1900। और सबसे पहले नीचे वाले 1904, ये क्या बनाती है महाराष्ट्र वाले लोग, परिषद बनाते हैं ना, तो भारतीय महिला परिषद। याद हो गया आपको? तो चलिए एक बार टेस्ट कर लेते हैं हम लोग। ये लेक्चर लेक्चर तो नहीं है, ये बस याद करने का हम लोग का बस एक इनिशिएटिव अपना एक साथ। तो चलिए बताइए आप, 1904 में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था? क्या नाम था? भारतीय महिला परिषद। परिषद क्या नाम था इनका? रामाबाई रनाडे। भारतीय महिला परिषद, याद हो गया? भारतीय महिला परिषद। अच्छा बताइए 1910 में कौन स्टार्ट हुआ था? भारत स्त्री, स्त्री है वो, स्त्री महामंडल। तब तुरंत नाम याद रहेगा। अच्छा चौधरानी कोई था ना, चौधरानी, सरला देवी चौधरानी, याद हो गया? याद हो गया ना, भारतीय महिला परिषद रामाबाई रनाडे, और सरला देवी चौधरानी भारत स्त्री महामंडल। फिर हमने एक पढ़ा था कौन, बताइए, आर्य महिला सभा। तो क्या नाम है उनका? इनका नाम इनके जैसा ही है ना, क्या नाम है? बस पंडिता लग गया है, पंडिता रामाबाई। क्या नाम था? आर्य महिला सभा, याद रहेगा, आर्य महिला सभा। और एक ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस, मार्गरेट कजन्स, याद रहेगा ना, ये तो याद रहेगा आपको, ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस 1927 में, ठीक है ना, 1927 में। तो ईयर भी याद रखें, आइडिया आपको लग जाएगा, 1904, 1910, 1927, जितना आपको बताया उतना याद रखें। क्लियर? देखिए इतना ही करने में हम लोग को 15 मिनट लग गया, बट मेन अपना फोकस है कि याद करने का, क्योंकि याद करना बहुत बोरिंग होता है। फिर देखते हैं गोपाल बाबा वागलंकर, ये है विठल विध्वंसक, ठीक है ना, विठल विध्वंसक, ठीक है ना। तो याद रखेंगे कि गोपाल बाबा वागलंकर जो है ये कौन सा बुक लिखे हैं? विठल विध्वंसक। क्या नाम है? विठल विध्वंसक। तो ये अगर देखेंगे ना तो विठल विध्वंसक जो बुक है ना, ये पूछ चुका है, मतलब क्या बोलते हैं, यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है ना। ये बुक नहीं बोलेंगे, ये मंथली जर्नल था, ठीक है ना, जर्नल था, जो कि मतलब स्टार्ट हुआ था महाराष्ट्र में, और ये एक मतलब 1888 के टाइम में स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है ना। ये 1888 के टाइम में स्टार्ट हुआ था, और ये सोशल रिफॉर्मर थे। कौन थे ये? सोशल रिफॉर्मर थे, ठीक है ना। ये क्या था? जर्नल था, जर्नल था, न्यूज़पेपर जर्नल जो होता है ना, वो था, याद रहेगा ना। तो विठल विध्वंसक कौन? गोपाल बाबा वागलंकर। क्लियर? तो चलिए हो गया गोपाल बाबा वागलंकर। फिर आते हैं अंबेडकर। अंबेडकर का कुछ कुछ जो मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस था, कुछ कुछ निकालते थे वो लोग, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन बनाते थे, न्यूज़पेपर निकालते, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अंबेडकर का मूक नायक, याद रखेंगे ये, ठीक है ना। मूक नायक, मूक नायक क्या था? मूक नायक एक जर्नल था, ठीक ना। मूक नायक क्या था? ये लीडर ऑफ द वॉइसलेस, ठीक है, ये एक न्यूज़पेपर था, ठीक है। तो ये क्या था? मूक नायक अंबेडकर का है। बहुस्कृत हितकर्णी सभा बनाए थे। फिर बहिष्कृत भारत, ठीक है। फिर ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ठीक। तो इतना चीज़ याद रखना आपको, 4 नाम, क्योंकि अंबेडकर जी हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मूक नायक न्यूज़पेपर था जो कि 1920 के आसपास बनाए थे। एक्स्ट्रा डिटेल नहीं, बस जितना है उतना याद रखें ना आप। अंबेडकर मूक नायक, बहुस्कृत हितकर्णी सभा, बहुस्कृत, और फिर बहिष्कृत भारत। देखिए बहुस्कृत हितकर्णी सभा और बहिष्कृत भारत इन्हीं का है। और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन आएगा ना, एसोसिएशन, तो अंबेडकर का। तो अंबेडकर कौन कौन है बताइए अंबेडकर का? तो एक तो है जो याद आ रहा है बताइए, बहुस्कृत हितकर्णी सभा, बहुस्कृत हितकर्णी सभा। फिर और कौन है? बहिष्कृत भारत। फिर कौन है? मूक नायक जो इनका न्यूज़पेपर था, मूक नायक। और एक कौन था? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ठीक है। तो यही होगा बहिष्कृत भारत। चलिए फिर से एक बार लिखते हैं हम लोग, कौन कौन थे अंबेडकर के, फिर से आप बताइए अंबेडकर के क्या क्या इनिशिएटिव्स था। तो एक था कौन? न्यूज़पेपर इनका मूक नायक, ठीक है। फिर और क्या लिखे? बहिष्कृत भारत। फिर बहुस्कृत हितकर्णी सभा। फिर एक कौन था? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास
डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। याद रहेगा ये चारों, चारों याद रहेगा ना, तो आप याद रखेंगे ये चीज़। क्लियर। अब देखें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछ चुका है बहुत सारे एग्जाम में, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट कौन स्टार्ट किया था? तो ये स्टार्ट किया था अपना ईवी रामास्वामी। ईवी रामास्वामी नाइकर इनका पूरा नाम है। क्या नाम है? ईवी रामास्वामी नाइकर। तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट याद रखेंगे, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामास्वामी। कन्फ्यूजन आपको कर देगा श्री नारायण गुरु को देखे, बट याद रखेंगे ईवी रामास्वामी सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किए थे। ठीक है, तमिलनाडु मद्रास बोल सकते हैं। ठीक है, और श्री नारायण गुरु जो थे ना, वो क्या बोले थे? वन रिलीजन, एक धर्म, एक जात और एक भगवान। वन रिलीजन, वन कास्ट, वन गॉड। कौन बोला था? श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु याद रहेगा, श्री नारायण गुरु। और ईवी रामास्वामी नाइकर सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट याद रहेगा। अब देख लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ लिए हैं। तो ये अंबेडकर का आपको याद रहेगा ना, अंबेडकर। अंबेडकर कौन कौन था? सोचिए क्या क्या है, रिकॉल कीजिए, हो जाएगा। पोर्चुगीज सतीवाला, अल्बुकर्क, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1856, ये विडो रिमैरेज एक्ट याद रहेगा। डीके कार्य, पंटोलू मुलजी लोग भी कहाँ से जुड़े हुए थे? विडो रिमैरेज एक्ट से ही जुड़े हुए थे। विडो रिमैरेज एक्ट नहीं, विडो रिमैरेज जुड़े हुए थे। बीएम मालवारी, ये जब कंसेंट का एडवोकेसी किए थे 1891 में। क्लियर। 1891 का कोई ईयर पूछ देगा आपको, 1891, 95, 96 ऐसे दे देगा। जो शारदा एक्ट का हुआ था 1929, इसमें कितना एज कर दिया था? 18 साल और गर्ल्स का 14 साल। फिर 1978 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट आएगा, फिर बॉयज़ का 21 साल और गर्ल्स का 18 साल, जो कि अभी भी प्रोमिनेंट है। फिर देखते हैं चार को महिला वाला जो परिषद अलग अलग था ना, तो एक पहला तो 1904 वाला भारतीय महिला परिषद। महिला परिषद नीचे महाराष्ट्र वाली, क्या नाम था? रामाबाई रनाडे। फिर 1910 वाली महामंडल, भारतीय स्त्री महामंडल, चौधरानी सरला देवी चौधरानी। फिर पंडिता रामाबाई आर्य महिला सभा याद रखा, पंडिता रामाबाई पंडित थी, आर्य पंडित महिला सभा, आर्य महिला सभा। और एक थी, इनका तो नाम याद रहेगा, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927, ये मार्गरेट कज़न। मार्गरेट क्या नाम था इनका? मार्गरेट कज़न। क्लियर। आई थिंक आपको याद हो गया होगा इतना, इसलिए इतना करना पड़ा। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेक्चर्स तो बहुत हैं, अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं, तो आप यहाँ से याद करने की कोशिश करें बस। फिर देख लेते हैं एक और है, जैसा अब हम लोग जनरल सर्वे ऑफ सोशल कल्चर रिफॉर्म मूवमेंट जो था ना, और उनके लीडर था, पूछता है कौन लीडर किसके थे। जैसे हमने अभी पढ़ा ना, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के कौन थे? यस, ईवी रामास्वामी। गुड, ईवी रामास्वामी पढ़े थे हम लोग ऊपर। तो इस तरह का अलग अलग मूवमेंट है, देख लेते हैं। चलो, ब्रह्मो समाज है, तो सबसे पहले ब्रह्मो समाज का याद रखेंगे क्या? 1828। ठीक है, 1828। ठीक है, याद रखेंगे, जिसको आत्मीय सभा भी बोला जाता था। आत्मीय सभा, ब्रह्मो समाज क्या बोला जाता था? आत्मीय सभा, ब्रह्मो सभा। तो सबसे पहले ईयर याद रखेंगे। तो चलिए, ऐसे ही जैसे हम लोग किए तो वैसे ही याद करते हैं। एक पेज ले लेते हैं नया, एक पेज ले लेते हैं। चलिए ठीक है, तो पहले क्या? ब्रह्मो समाज। तो पहले हमको क्या याद रखना है? ब्रह्मो समाज में याद रखना है हमको 18, इसको इधर कर दिया जाए, 1828। क्या? ब्रह्मो सभा, ब्रह्मो सभा। फिर से कब कब? 1828। ठीक है, 1828 ब्रह्मो सभा याद रहेगा। ब्रह्मो सभा कब? 1828, 1828। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग, हाँ, इसको क्या बोलते हैं? आत्मीय सभा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्मीय सभा। फिर इससे पहले कुछ ऐसा मतलब इवेंट हुआ था, जैसे हिंदू कॉलेज 1817 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, हिंदू कॉलेज स्टार्ट हुआ, वेदांत कॉलेज स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो 1817 में क्या नाम था उनका? हारे कुछ करके नाम था ना। हिंदू, ये याद रखेंगे पहले कि हिंदू कॉलेज कौन था, एक बार चेक कर लेता हूँ। हिंदू कॉलेज भाई क्या नाम था इनका पूरा, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हिंदू कॉलेज वाज स्टार्टेड बाई विलियम हारे कुछ नाम था, जो कि एक्चुअली क्या था ना, हिंदू कॉलेज था ना, वो अपने जो राजा राम मोहन रॉय थे उनको हेल्प किया गया था हारे द्वारा। हारे अंग्रेज मतलब ये थे, ब्रिटिशर्स थे, जो कि एजुकेशन के लिए काम कर रहे थे। ठीक है ना।
तो उनको हेल्प किया गया था। देखिए ना, गूगल भी अजीब ही करता है। एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं कभी। क्या नाम था, राजा राम मोहन रॉय थे जो कि स्टार्ट किए थे। इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसा भी बोला जाता है। और और क्या नाम था इनका, विलियम हरे था। चलिए मैं देख लेता हूँ। तो आप याद रखेंगे कि 1828 ब्रह्मो समाज याद रखेंगे। इसको आत्मीय सभा भी बोला जाता है। और इसका मेन क्या था कि अगेंस्ट कास्ट रिजिडिटीज। तो अगर क्वेश्चन आ गए क्या ये कास्ट रिजिडिटीज के अगेंस्ट थे, तो हाँ। तो इनका मेन कैंपेन क्या था, कास्ट, एक मिनट, कास्ट अगेंस्ट, अगेंस्ट कास्ट रिजिडिटी। कभी कभी पूछ देता है कि कोई पार्टिकुलर, जैसे ब्रह्मो समाज हो गया, या ये आपका उधर आएगा क्या बोलते हैं, आर्य समाज आएगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है ना, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था अगेंस्ट कास्ट रिजिडिटी। मतलब उस टाइम क्या हुआ था ना कि कास्ट रिजिड बहुत बढ़ गया था, रिजिडिटी। हाँ, ऑल राइट। हम्म फिर देखते हैं कि इनका बिलीफ क्या चीज़ था। एक मोनोथिज्म, मोनोथिज्म पर बिलीफ था इनका। तो मोनोथिज्म जो कि वेदांता को ये करता है। इसको हम लोग यहीं रोक देते हैं, ठीक है। फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्लियर। थैंक यू। इसको यहीं से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये पार्ट 1 होगा।